ले रहे भाई ले रहे। हाँ बोल दे ले अभी हो जाए। जिंदाबाद 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 जिंदाबाद। हम तुम्हारे साथ हैं। अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के इस कार्यक्रम में हमारे बीच में हिमाचल प्रदेश अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के अध्यक्ष श्री अश्विनी ठाकुर जी, हमारे बीच में महासंघ के महासचिव राजेश शर्मा जी, वरिष्ठ उपाध्यक्षा श्रीमती सोनिया जी, अराजपत्रित कर्मचारी महासंघ के सभी सामान्य जिला के अध्यक्ष, विभिन्न विभागों से आए उनके जो संघ बने हैं उनके अध्यक्ष, पीटीएफ के अध्यक्ष, लेक्चर एसोसिएशन के अध्यक्ष, पीटीएफ के अध्यक्ष श्री हेमराज जी और लेक्चरर्स के हमारे केसर जी और यहाँ उपस्थित सभी महासंघ के पदाधिकारी, पत्रकार मित्रों और कर्मचारी भाई और बहनों, काफी लंबे अरसे के बाद हम इस प्रकार से मिल रहे हैं और शायद मैं तो पहली बार ही मिल रहा हूं कर्मचारियों के। जिंदाबाद जिंदाबाद। और मैं इस बात को भी देख रहा हूं जिंदाबाद जिंदाबाद। ठाकुर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। ठाकुर जी आगे बढ़ो, हम तुम्हारे साथ हैं। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि ऊपर से सूर्य भगवान भी आज पूरी रोशनी दे रहे हैं, पूरी ऊर्जा दे रहे हैं और आप लोगों को बैठने भी कठिनाई हो रही है। कुछ के सिर में तो बाल हैं, उनको तो थोड़ी राहत है, लेकिन कुछ मेरे जैसे हैं जिनको परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन मैं आप सबका आभार व्यक्त करता हूं खास तौर से कि हिमाचल प्रदेश में हमारी सरकार के 4.25 साल के कार्यकाल में कर्मचारी वर्ग का बहुत बड़ा सहयोग और योगदान उनको रहा है। पूरे देश भर में अगर हम पॉपुलेशन जनसंख्या को देखें, उस पॉपुलेशन के प्रोपोर्शन के हिसाब से कर्मचारियों की अगर किसी प्रदेश में सबसे बड़ी तादाद है, सबसे ज्यादा संख्या है, तो उसमें पूरे देश भर में हिमाचल पहले नंबर पर है। और लेकिन इस बात को लेकर के आज से पहले की जो परिस्थितियां रही होंगी वो अलग रही होंगी। इन 4.25 साल के कार्यकाल में बहुत कठिनाइयों का दौर भी आया, कोविड जैसा। हमको कर्मचारी वर्ग से हर कदम पर सहयोग मिला, समर्थन मिला, उसके लिए मैं आप सबका बहुत बहुत आभार करता हूं।
आते हैं, प्रदेश सरकार निर्णय करती है, निर्णय करने के पश्चात उनका इम्प्लीमेंटेशन, उनका एग्जीक्यूशन का कार्य जमीनी स्तर पर अगर करने का किसी का जिम्मा है तो सभी आप सब कर्मचारी भाई और बहनों का है। सरकार चाहे कितनी भी अच्छी नीतियां बना ले, सरकार चाहे कितनी भी बड़ी योजनाएं बना ले, जब तक उसके एग्जीक्यूशन में, उसके क्रियान्वयन में नीचे तक हमारे कर्मचारी भाइयों का सहयोग और समर्थन नहीं मिल पाता है, जब तक वो उस काम को जमीनी हकीकत में तब्दील नहीं करते हैं, तब तक के लिए उन योजनाओं का कोई अर्थ नहीं होता है, कोई मतलब नहीं होता है। और मेरा ये मानना है कि कर्मचारी और सरकार का एक अच्छा आपस में रिश्ता होना चाहिए, एक दूसरे के साथी के रूप में, अच्छे में भी, बुरे में भी। हम तुम्हारे साथ हैं, हम तुम्हारे साथ हैं। और इस दृष्टि से मैं कह सकता हूं, वो साथी और सहयोगी के नाते जहां भी कर्मचारियों को हमारे सहयोग की आवश्यकता पड़ी है वहां हम खड़े थे, और जहां पर हमको कर्मचारियों के सहयोग की भी अगर आवश्यकता पड़ी है तो कर्मचारी भाई और बहन सब वो भी खड़े थे। हिमाचल प्रदेश में ये कार्य मेरे जिम्मे पहली बार है, और इस कार्य के निर्वहन के लिए मैं जिस प्रकार से काम कर रहा था, बीच में एक दौर कोविड का आया जिसके कारण बहुत कठिन परिस्थितियों के दौर में से हमको गुजरना पड़ा है। और शायद ये परिस्थिति अगर नहीं आई होती, अगर ये कोविड की सिचुएशन नहीं होती, तो हमारी काम करने की जो आपकी जो जिन बातों को लेकर के कुछ आग्रह रहते हैं, कुछ सारी बातों को लेकर के सुझाव रहते हैं, तो उसमें शायद हम और भी ज्यादा बेहतर कर सकते थे। लेकिन मैं ये बात भी कहना चाहता हूं कि आज से पहले जो, हमसे पहले जो जिन मुख्यमंत्रियों को एक सामान्य परिस्थिति में कार्य करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ, वो कर्मचारियों के जो मूल इश्यूज थे उनको, उनका भी समाधान करने की कुछ जगह हमने देखा कि उसमें भी सफल नहीं हो पाए। और हर नेतृत्व का अपना काम करने का तरीका होता है। और कई बार तो हमने इस बात को देखा, कुछ नेतृत्व इस प्रकार के भी रहे जो ऐसा मानते हैं कि कर्मचारी तो नौकर है, जो आदेश करेंगे उसका पालन करेंगे, अगर नहीं करेंगे तो उनके खिलाफ कार्रवाई करें। हमने कहा इस प्रकार के व्यवहार से मुझे लगता है कि देवभूमि हिमाचल प्रदेश में आवश्यकता नहीं है। हम प्यार से काम कर सकते हैं, मिल करके काम कर सकते हैं। जयराम जी, बार बार जयराम जी। हमारा मुख्यमंत्री कैसा हो? देश का मुख्यमंत्री कैसा हो? मैं देखा इस बात को, कुछ लोग, कुछ नेता है इस बात का आनंद लेते हैं। हुक्म करके, आदेश करके और मेरा मानना यह है कि सब जगह हुक्म और आदेश जो है वो काम नहीं आता है। जो कार्य प्यार से किया जा सकता है, जो एक आपस का एक संबंध बना करके किया जा सकता है, हुक्म तो तब तक चलता है जब तक कि आप चला सकते हैं। जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम, जयराम जी को जय श्री राम, जय श्री राम, जय श्री राम। लेकिन अगर रिश्ता मजबूत होता है, क्योंकि मैं कह रहा था हुक्म तो तभी तक चल सकता है जब तक के लिए आपके हाथ में है। लेकिन लंबे समय के लिए अगर रिश्ता कायम होता है, वो रिश्ता कायम तब होता है जब आपका आपस में जो है एक अच्छा
सौहार्दपूर्ण रिश्ता बनाओ, तभी जाकर के सब। इसलिए हमारी काम करने की प्रणाली में और दूसरे की काम करने की प्रणाली में बहुत अंतर है भाई। कई लोग बोलते हैं, हमको सुझाव देते रहते हैं कि आपको ऐसा करना चाहिए, आपको वैसा करना चाहिए, आपको उसकी तरह करना चाहिए, आपको उसकी तरह करना चाहिए। मैं समझता हूं कि उसकी आवश्यकता नहीं। जो मैं कर रहा हूं, जो हम सब कर रहे हैं, हम अपने हिसाब से कर रहे हैं, अपनी समझ के मुताबिक कर रहे हैं। मैं आप सबका बहुत आभार व्यक्त करना चाहूंगा कि कोविड के संकट में आप सब लोगों ने बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। एक ऐसा दौर था जिसके बारे में हम जीवन में हम आदमी ने कल्पना भी नहीं की। और ना ही ऐसी परिस्थिति का सामना करने का किसी का अनुभव था। और इसलिए उस दौर में जो भी जितना भी हमसे बन पाया, जो हम कहते रहे, कर्मचारी वर्ग जो है उसमें सहयोग देते रहे। खासतौर से स्वास्थ्य विभाग ने तो खूब, स्वास्थ्य विभाग हो गया, आशा वर्कर हो गई, आंगनबाड़ी वर्कर हो गए, उन सब लोगों ने। लेकिन उसके साथ साथ में महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ताओं को बहुत बहुत बधाई, उनका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर देखिए, बहुत बहुत आपका योगदान को सचमुच में बड़ा योगदान। अगर आज क्या सारे यहाँ पर ये बैठे हैं ना, इतनी भीड़ बैठी है, ये भीड़ इसलिए बैठी है कि हमारे जो महिला स्वास्थ्य कार्यकर्ता के जो यहाँ पर बैठे हैं, जो प्रतिनिधि यहाँ पर बैठे हैं, जब आपको अगर वो फर्स्ट डोज और सेकंड डोज नहीं लगी होती तो शायद ऐसी भीड़ में बैठने की गुंजाइश नहीं होती। इसलिए आपका विशेष तौर से आभार, लेकिन उसके साथ साथ में सब लोगों का भी योगदान उसमें रहा। और मैंने इस बात को भी देखा कि इस कोविड के दौर में और अभी तक 4 साल के इस कार्यकाल में स्वाभाविक रूप से आपके इश्यूज होते हैं, मांगे होती है, ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, लेकिन आप लोगों ने सब्र रखा, संयम रखा। हाँ, अभी जब हमारा बजट सत्र शुरू हुआ तो उस वक्त कुछ कर्मचारियों ने कुछ बातें कहनी शुरू की। कर्मचारी जरा कुछ लोग जो है वो, जिसका जिक्र यहां पर हो रहा था हमारे साथियों के पास, वो अलग तरह की एक परिस्थिति थी। लेकिन इससे पहले 4 वर्ष में कोई कर्मचारी कहीं नहीं गया, कहीं भी उसने इस प्रकार का प्रयास नहीं किया। जो भी बात कहते थे हमारे पास कहते थे, जो होने का होता था उसको हम करते थे, जहां कठिनाई आती थी हम उनको बता देते थे, और उसके बाद कभी भी उन्होंने आंदोलन का रास्ता नहीं अपनाया। और इसलिए कुछ लोगों को यह लगता है कि इस रास्ते में हम आंदोलन की धमकी दे करके हम समस्या का समाधान करने में सफल होंगे, तो मुझे लगता है कि वो उचित नहीं है। और इसलिए मैं आपका विशेष तौर से आभार व्यक्त करता हूं। आपने सबको समझाने की, संभालने की कोशिश की है। यहां जिक्र हो रहा था, हमारे अश्विनी जी बोल रहे थे कि जेसीसी की बैठक हुई। जेसीसी की बैठक में शायद लगभग 20-21 मांगे जो है वहां पर, जिनका मौके पर जो है हमने निर्णय लेकर के हमने कहा कि इन समस्याओं के समाधान की दृष्टि से हम निर्णय करेंगे, और निर्णय किए भी अलग अलग वर्गों के लिए। अगर मैं सारी चीजों का मैं जिक्र करूं, मैं उसमें बहुत वक्त लग जाएगा, लेकिन कुछ चीजों का मैं जिक्र जरूर करना चाहूंगा। हमने प्रयत्न किया इस दिशा में कि जो कर्मचारी हमारे लगे हैं, जो अपनी सेवाएं हिमाचल प्रदेश में दे रहे हैं, कोविड के संकट में भी उनको परेशानी ना हो, उनके परिवार को परेशानी ना हो, इसलिए सुनिश्चित किया कि कभी भी सैलरी पेंशन एक दिन भी डिले नहीं की। जो जिस दिन मिलनी थी उस दिन हमको उसको देने का प्रयत्न किया।
मैंने बहुत सारे प्रदेशों में देखा है, बहुत सारे प्रदेशों में देखा कि सैलरी काट दी गई, सैलरी के अलावा कुछ और भी कट लगे, सैलरी देर से कर दी गई, डिले कर दी गई। लेकिन हमने हिमाचल प्रदेश में इस तरह से नहीं की। हमने कोशिश यही की कि आप सबकी सैलरी कम से कम और जो हमारे पेंशनर्स हैं उनकी पेंशन भी कम से कम जो है वो समय पर मिले, इस बात को हमने सुनिश्चित करने की कोशिश की है। और मुझे इस बात की भी प्रसन्नता है कि अधिकतर हमारे सरकारी कर्मचारियों को जो संशोधित वेतनमान जो है वो हमने दिया है। और संशोधित वेतनमान जो जिसका जिक्र हो रहा था, अब यहां पर हम बैठ करके हम बात कर रहे थे, हिमाचल प्रदेश में अगर हम इस बात को देखें कि पे कमीशन को इंप्लीमेंट करने की अगर बात आती है, शायद 1986 के बाद जो है अभी तक जो है 6 पे कमीशन को लागू करने की अगर बात आती है तो भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने ही उनको इंप्लीमेंट किया है, उनको लागू किया है। और दूसरे लोग तो मैं कह रहा हूं कि भी वो तो बोलते बहुत ज्यादा रहे, लेकिन उसके बावजूद जो है जब उनका काम करने का अवसर था उनने उस तरह से नहीं किया जिस तरह से उनको करना चाहिए था। अगर संशोधित वेतनमान की अगर मैं बात कहूं, लगभग 1,75,000 के लगभग वो संख्या हमारे पास जिन्होंने इस संशोधित वेतनमान को जो है वो जिसको लागू करने में अपना सहयोग दे दिया है। और प्रत्येक कर्मचारी को औसतन हम देख रहे हैं कि 12 से 15% वेतन वृद्धि का लाभ मिला है। और किसी भी कर्मचारी के वेतन में कमी नहीं आई। ये बहुत महत्वपूर्ण था। जब पे कमीशन जो है लागू करने की बात आई, उससे बहुत सारी चीजों को लेकर के पंजाब में, अपने प्रदेश में ही जहां कर्मचारियों के ऊपर पे कमीशन को लागू करने की बात आई, तो बहुत सारे वर्ग ऐसे हो गए जिन वर्गों का जो सैलरी प्रेजेंट मिलती थी, जो वर्तमान में मिलती थी, उसमें भी वो कम हो गई थी। वो स्थिति वहां पर आई थी। लेकिन मैंने अधिकारियों को कहा कि ये सूरत किसी सूरत नहीं आनी चाहिए कि जो वर्तमान में हमारे कर्मचारियों को जो सैलरी मिल रही है, जो तनख्वाह मिल रही है, उसमें भी कमी हो जाए। तो मैंने कहा कि ऐसी स्थिति बिल्कुल भी जो है हिमाचल प्रदेश में नहीं आए, इस बात को सुनिश्चित करने की कोशिश करें। और हमने किया। अगर हमने संशोधित वेतनमान को अगर कर्मचारियों के लिए लागू किया तो हमने कहीं भी रिकवरी नहीं होने दी है। राज्य के लगभग 1,50,000 पेंशन को पेंशन में भी वृद्धि हुई है और अच्छी वृद्धि हुई है। 2016 से पहले सेवानिवृत्त सभी पेंशन धारकों को 15 से 20% का जो है उसमें लाभ हुआ है। और उसके साथ साथ में ये भी मैं कहना चाहता हूं, 2016 के बाद सेवानिवृत्त पेंशनों की पेंशन वृद्धि भी शीघ्र की जा रही है, जिसका लाभ 40,000 से ज्यादा पेंशन धारकों को आने वाले समय में होगा। एनपीएस स्कीम वाले कर्मचारियों को बढ़ी हुई दर से पेंशन अंशदान दिया जा रहा है, जिस पर सरकार अतिरिक्त 12 करोड़ रुपए प्रति माह खर्च कर रही है। और ये तो ऐसे कार्य थे, ये कार्य तो पिछली सरकार भी कर सकती थी। देख पा रहे आप जो आज कर्मचारियों के हितों की बात कर रहे हैं कि कर्मचारियों के लिए आपने ये नहीं किया, वो हमारा मार्गदर्शन कर रहे हैं, ये नहीं किया, वो नहीं किया, ऐसा नहीं किया, वैसा नहीं किया। बहुत सारी चीजें वो अपने समय में भी कर सकते थे, लेकिन नहीं की। और उस वक्त तो कोरोना भी था नहीं। टाइम वेट कर लेता हूं ना। अगर नहीं की तो ये प्रश्न पूछना पड़ेगा। और इसलिए उनको हम यही कहना चाहते हैं कि आप जो कहना है कहते रहिए, जो करना है करते रहिए, लेकिन मेहरबानी करके हमारा मार्गदर्शन मत करिए। हम जो कर रहे हैं कर्मचारी भाइयों के सहयोग और समर्थन से कर रहे हैं, और उनके साथ एक तालमेल से जो चीजें की जा सकती वो चीजें हमने करने की कोशिश की है।
नीचे फोन किया था ना, टाइम लग जाएगा। मैं इस बात को भी देख रहा हूं कि 2018 से 2022 तक राज्य सरकार के कर्मचारियों और पेंशन धारकों को 7,801 करोड़ रुपए के वित्तीय लाभ दिए जा चुके हैं। अभी जो हमारा अभी इस बजट में और इससे पहले जो हमारा जो एक मिशन का जो जिसका जिक्र यहां पर हो रहा था उसके माध्यम से हम इस बात को भी देखें, कोविड की सारी सिचुएशन ने पूरी दुनिया की इकोनॉमी को तबाह किया है और देश की भी, हमारे प्रदेश की इकोनॉमी में भी उसका बहुत बड़ा प्रभाव पड़ा है। लेकिन फिर भी उसके बावजूद भी हमने इस बात को सुनिश्चित किया है, जो हमारे ऐसे वर्ग हैं जिनको बहुत ज्यादा मदद नहीं हो पाती है, हम थोड़ी मदद कर पाते हैं, जिनको थोड़ा बहुत कम तंगी के हालात में जो है, जिनको तंगी के हालात में जीना पड़ता है, जिनको कम मिलता है, उसमें हमारे दिहाड़ीदार आते हैं। अगर हम जल रक्षक की बात करें, उनकी बात कहें, हमारी आशा वर्कर्स, आंगनबाड़ी वर्कर्स, हमारी मिनी आंगनबाड़ी, हमारे और बहुत सारे वर्गों का मैं जिक्र कर सकता हूं। उसमें 2017 में दिहाड़ी 210 रुपए थी जब हिमाचल प्रदेश में मुझे इस दायित्व आने का अवसर प्राप्त हुआ, लेकिन 2017 के पश्चात जो है अभी तक जो है, अभी इस बजट में हमने जो है 2010 की दिहाड़ी को 350 रुपए पहुंचाया है और पिछले कल से उसको लागू भी किया। और हिमाचल के इतिहास में यह पहली बार हुआ कि एक दिहाड़ीदार की दिहाड़ी 50 रुपए एक बार ही एक साथ ही बढ़ा दी गई। ये आज से पहले कभी नहीं हुआ था। और 50 रुपए बढ़ाने का अभिप्राय यह है कि एक महीने का उस मजदूर को 1500 रुपए का लाभ हुआ है। और हमारी सरकार ने अपने बजट प्रस्तुत करने में एक मजदूर को एक महीने का सभी को अगर पिछला भी अगर मिलाए तो 4,500 रुपए से ज्यादा का लाभ जो है प्रति माह का दिया है। इस बात को भी हमको समझना होगा। और इसी प्रकार में इस बात को कह सकता हूं कि वर्तमान में हमारी सरकार के कार्यकाल के दौरान सरकारी कर्मचारियों और पेंशनरों को 12% अंतिम राहत प्रति वर्ष प्रदान की गई। वो भी हमने कोविड के दौर में होने के बावजूद भी हमने कहा कि इसको विलंब नहीं करना चाहिए, इसको देना चाहिए। वो भी हमने मदद करने की कोशिश की। वो हुआ पंजाब सरकार ने अपने कर्मचारियों को 5% अंतिम राहत दी है, जबकि हिमाचल सरकार ने अपने कर्मचारियों को 21% अंतिम राहत प्रदान की है। आप अंदाजा लगाइए कि कितना अंतर है। पंजाब के कर्मचारियों को 1,28,000 रुपए अंतिम राहत के रूप में मिले, जबकि हिमाचल प्रदेश के कर्मचारियों को लगभग दुगुना 2,55,000 रुपए अंतरिम राहत के तौर पर दिए गए। ये भी आपको कहूं कि बहुत बड़ा अंतर है। और मैं ये भी कहना चाहता हूं, कर्मचारी और पेंशनर को दी गई कुल अंतरिम राहत राशि को लगभग 6,500 करोड़ रुपए है। में से 3,500 करोड़ रुपए का भुगतान हमारी सरकार के कार्यकाल में ही किया गया। हमने कहा जहां जितनी मदद जिस रूप में की जा सकती है उसमें कमी नहीं छोड़नी चाहिए। और ये भी मैं कहना चाहता हूं कि हमारी सरकार ने एनपीएस कर्मचारियों के लिए सरकारी अंशदान जो 1 अप्रैल 2019 से 10% से बढ़ाकर के उसको 14% किया, जिससे 1 लाख से ज्यादा एनपीएस कर्मचारी लाभान्वित हो रहे हैं। हमने 10 से उसको 14 किया, राहत देने की कोशिश की, मदद करने की कोशिश की। और अगर जो बहुत सारी चीजों को लेकर के आज कह रहे हैं कि हम आएंगे तो हम ये करेंगे, हम आएंगे तो वो करेंगे, कम से कम यही किया होता तो भी हमको मालूम पड़ता कि आप कर्मचारी के हित की है। इसको करने से किसने रोक रखा था उसको? जय श्री राम, जय श्री राम। और एनपीएस कर्मचारियों की रिटायरमेंट और डेथ ग्रेजुटी
ये लाभ पुरानी पेंशन योजना के कर्मियों की तरह दिए जा रहे हैं और हमने इसकी ऊपरी सीमा 10 लाख रुपए से बढ़ा करके उसको 20 लाख रुपए किया गया है। ये भी वो कर सकते थे जो हमारा मार्गदर्शन आज कर रहे हैं। और हम तो कोविड के दौर में गुजरने के बावजूद, भारी वित्तीय संकट के दौर में से गुजरने के बावजूद भी कर रहे हैं। तुम तो कोविड के दौर से नहीं गुजरे। और ऐसे में ये भी मैं कहना चाहता हूं, हिमाचल सरकार ने एनपीएस के तहत आने वाले कर्मचारियों की मांगों और शिकायतों पर गंभीरता पूर्वक विचार करने तथा उनके हित में आवश्यक कार्रवाई करने के लिए मुख्य सचिव की अध्यक्षता में कमेटी का गठन किया है। यह समिति एनपीएस कर्मचारियों की मांगों पर विचार विमर्श सरकार करने के पश्चात जो है सरकार को रिपोर्ट भेजेगी। हमने उस दिशा में हमने कहा कर्मचारी के इश्यूज है, उनके समाधान की दृष्टि से रास्ता क्या निकल सकता है, क्योंकि सभी चीजों का मैं मानता हूं कि संवाद एकमात्र रास्ता है। आज से पहले हमने कई विवाद देखे, कई आंदोलन देखे, लेकिन अंत में जहां संवाद होता है वहां विवाद का समापन होता है, विवाद समाप्त होता है। तो ऐसे में हमने उस दिशा में प्रयत्न किया है, प्रयास किया है कि हम इस प्रकार से आगे बढ़कर के काम करें। और मैं यहां पर यह भी स्पष्ट करना चाहूंगा कि एनपीएस कर्मचारियों को भी डीसीआरजी, लीव एनकैशमेंट, जेईएस, एक्स ग्रेशिया, मेडिकल रिइंबर्समेंट, ये सारे लाभ जो है पुरानी पेंशन में आने वाले कर्मचारियों के समान दिए जा रहे हैं। ये भी मैं आपके बीच में कहना चाहता हूं। अभी हमने बजट प्रस्तुत किया है और इस बजट प्रस्तुत करने में हमने जो वर्ग ऐसे थे जिनको मदद करने की और ज्यादा जरूरत महसूस हो रही थी, हमने उन सभी वर्गों को मदद पहुंचाने की कोशिश की है। चाहे हमारे आशा वर्कर्स हैं, चाहे आंगनबाड़ी वर्कर्स हैं, चाहे हमारे पंचायत के चौकीदार हैं, चाहे हमारे जल रक्षक हैं, चाहे हमारे रेवेन्यू में काम करने वाले हमारे जो पटवार सर्कल में हमारे भाई हैं, अलग अलग, चाहे वो हमारे मिनी आंगनबाड़ी वर्कर में है, चाहे वो मिड डे मील में है, चाहे वो दिहाड़ीदार हैं, हर वर्ग को हमने छूने की कोशिश की है जितना संभव हो सका है। इस परिस्थिति में भी हमने उनको मदद करने की हमने कोशिश की है। और मैं समझता हूं यहां तक के राजस्व के जो हमारे नंबरदार हैं उनके लिए भी हमने जो है वो मदद करने की कोशिश की। नंबरदार तेरे कम है, तेरे आए हैं दो साथी हमारे, सबको मदद करने की कोशिश की है। हमारे आउटसोर्स कर्मचारी हैं, उनके अपने इश्यूज हैं, बहुत टेक्निकल इश्यूज हैं, उनके समाधान की दृष्टि से क्या किया जा सकता है। उनके वेतन में हमने 1500 रुपए की बढ़ोतरी की है और हम इस बात से सहमत हैं कि वो बहुत अनिश्चितता के दौर में से गुजर रहे हैं बेचारे, और उनकी समस्या भी बात भी उनकी ठीक है और वो आने वाले समय में अपने भविष्य के बारे में चिंतित हैं। लेकिन मदद तो किया जा सकते थे। तो वर्तमान सरकार के कार्यकाल में उनके वेतन में लगभग 4200 रुपए की वृद्धि हमने की है। जिस इंक्रीज को हम कह सकते हैं कि साइजेबल इंक्रीज की। और मुझे अच्छी तरह से याद है, यही पीटर हॉक का ये मैदान था। तो पिछली बार सारे आउटसोर्स वालों को इकट्ठा किया गया और यहां पर खूब नारे लगाए कि 7वीं बार राजा साहब मुफ्त में प्रदान कर दिया। लेकिन उसके बाद उनको बहुत उम्मीद के साथ यहां पर इकट्ठा किया गया, तो उनको कहा था कि आपकी समस्या का समाधान हम यहीं पर करेंगे, कहीं और नहीं, यहीं से समस्या का समाधान करेंगे। लेकिन समस्या का समाधान नहीं हुआ। वो नारे लगा करके निराश होकर के चले गए। आज हमारे वो मित्र कई विपक्ष के हमारे साथी जो उनको लाने वाले थे,
हम कई बार उनसे ही पूछते, मैंने कहा आप बताइए ना, आप लोगों ने यहाँ पर इस तरह का आयोजन किया था, क्या उन लोगों की समस्या का समाधान हुआ? नहीं बोलते, उसमें कुछ टेक्निकल इश्यूज थी। तो मैंने कहा वो तो आज भी है, आज खत्म थोड़ी हो गए। लेकिन ईमानदारी से इस प्रकार के अगर आप आयोजन करते हैं तो प्रयास उस दिशा में होना चाहिए। हमारे पीटीए के साथी हमारे निराश होकर के ऐसी परिस्थिति में हो गए थे, उनको उनका भविष्य के सामने बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह खड़ा था, लेकिन सरकार खड़ी हुई उनके साथ। हमने सुप्रीम कोर्ट तक उनके लिए सहयोग दिया और उसके बाद आज पीटीए के सब उन भाइयों को हमने जहां जिस स्थिति में उनकी मदद हो सकती थी उस मदद को किया है। चाहे वो याद करें, कितना याद करें मालूम नहीं, लेकिन उसके बावजूद हमने उनके लिए दिल खोल करके उनके लिए सहयोग किया। हमारे वो साथी कहने लगे ये तो हमारा पौधा था। मैं कहा पौधा था तो पानी देना था उसको। आज जब वो पौधा फल दे रहा तो आपको लग रहा है ये फल हमको मिल जाए। जब वो पौधा सूख रहा था तो उस वक्त आप लोग कहां थे? उस वक्त नहीं थे। हमारे एसएमसी में बहुत सारे बच्चे लगे हुए हैं, 8-8, 10-10 साल से वो काम कर रहे हैं। बहुत बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके सामने खड़ा है कि क्या होगा आगे। हमने उनके लिए भी पैसे बढ़ाने की व्यवस्था की है, उनके लिए भी पैसा बढ़ाया और पैसा बढ़ाने के साथ साथ में हमने इस बात को भी हमने आपके बजट में घोषणा की है कि हमारा एसएमसी का अध्यापक जहां लगा अपनी सेवाएं दे रहा है वो लगा रहेगा, उसको हटाएंगे नहीं। ये हमने निर्णय किया। आने वाले समय में उनका और इश्यूज है, उनका कहना कि हमारा भविष्य जो है वो और ज्यादा जो है वो मजबूत किया जाए, सुरक्षित किया जाए। उस दिशा में जो प्रयत्न हो सकते हैं वो करने की हम कोशिश कर रहे हैं, लेकिन फिर भी उसके बावजूद हर वर्ग के लिए हमने काम करने की कोशिश कर रहे हैं। अभी तो हम चुनावी वर्ष में भी हैं और एक रिवाज रहा है यहां कि सरकारें हट करके नहीं आती और हमारे मित्र अभी विधानसभा में बजट सत्र के दौरान बहुत बोल रहे थे इस बात पर। बोलते बारी आ गई हमारी, आने नहीं देंगे। हमें कहने लगे कि हम आ रहे हैं। हमने कहा कहां आ रहे हैं? बोले सब जगह आ रहे हैं। वो तो यूपी में थोड़ा कठिन लग रहा, बाकी तो उत्तराखंड तो हो ही गया। वो तो वन साइड ही रहे, वो तो हमारा ही है। पंजाब में हमारा चन्नी साहब आ रहे होते और जाकर के उधर मणिपुर में गोवा में हम आ रहे हैं। हमने कहा भाई इतनी जल्दी मत करिए, थोड़ा इंतजार कर लीजिए परिणाम आने तक। और जिस दिन परिणाम आया 10 तारीख को तो विधानसभा का सत्र लगा हुआ था। हम विधानसभा के सत्र में गए, सामने अपने मित्रों को की नजर की तरफ में नजर जब मिलाने की कोशिश की तो वो जमीन देख रहे थे। मैंने नमस्कार की जोर से उनको, भाई तो बेचारे इधर उधर देखने लगे। मैंने कहा नमस्कार भाई आपने सुनी नहीं, मैं दोबारा करता हूँ एक बार जोर से और दोबारा किया। मैंने कहा कोई बात नहीं, मेरे को होता रहता है। अब के इन 4 प्रदेशों के चुनाव ने संदेश दे दिया है, जो रिवाज पहले चला करते थे वो रिवाज बदल दिए गए हैं। और हिमाचल प्रदेश में भी सरकार के बाद सरकार होगी, हमारी सरकार होगी। पूरा हिमाचल डोल रहा और इसलिए मैं इस बात का मैं जिक्र कर रहा हूं। हिमाचल प्रदेश में हमने 104 साल का कार्यकाल पूरा किया, लेकिन मैं उसके बावजूद इस बात को दावे के साथ कह सकता हूं, आप सबका
सहयोग मिला, हर कदम पर साथ मिला, हिमाचल वासियों का सहयोग मिला। लेकिन एक भी मुद्दा सरकार के खिलाफ जिसको बोल सकते हैं, जिसको मुद्दे के रूप में कह सकते हैं, ठीक है, यहां पर एक बात को लेकर के कहा जाता है, एक दो चीजों का अभी कुछ प्रदर्शन हुए, उन बातों का जिक्र होता है। और यहां मुझसे पहले हमारे साथी कह रहे थे, कर्मचारी नेता आपके बीच में कह रहे थे, आज जो आंदोलन की बात कर रहे हैं, ओपीएस की बात कर रहे हैं, हम आएंगे, हम देंगे, जब आएंगे ही नहीं, तुम देंगे कहां से? आने के लिए गुंजाइश ही नहीं आपको। और दूसरी बात, अगर आप बोल रहे हैं इस बात को, प्रश्न पहले उनसे पूछना चाहिए, ये लागू करने का काम किसने किया था? 2003 में हिमाचल प्रदेश में सरकार किसकी थी जब लागू किया? ऑप्शन दिया आपके सामने, मना कर देते, लेकिन उस वक्त तो पूरे देश में, हिमाचल में पहले हमने लागू कर दिया। हम इन सारी बातों के लिए समाधान की दृष्टि से क्या हो सकता है, कर्मचारी वर्ग के लिए राहत का रास्ता क्या निकल सकता है, क्या एनपीएस में कुछ और ज्यादा, कुछ और बेहतर करने की गुंजाइश निकल सकती है, ताकि वो उस लाभ को मिलने के पश्चात जो है वो उस सारी चीज के करीब पहुंच सके जो वो चाहते हैं। ये संवाद के दौर आखिरी दौर में खुले हुए, लेकिन फिर भी उसके बावजूद कुछ लोग कह रहे हैं कि बस हम ये करेंगे, वो करेंगे। मैं कर्मचारियों को बहुत सम्मान देता हूं, लेकिन मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं कि सब सहयोगी बने, साथी बने, मिलकर के चले। आने वाले समय में क्या होगा, किस प्रकार से क्या चीजें होंगी, क्या चीजें करने की स्थिति में हो पाएंगे, लेकिन इतना मैं जरूर कहना चाहूंगा कि हम बेहतर करने की कोशिश करें। इसलिए जो गुमराह हुए पड़े हैं उनको राह पर लाने का काम भी आपका है भाई। और उनको एक बात तो पक्की कह दो कि जिनके कहने पर आप लोग ये कर रहे हैं वो कहीं नहीं रहे। जैसे हमारे यहां पर अब कोविड का दौर समाप्त हो रहा है, ऐसा दौर उसका उस पार्टी का समाप्त हो गया। उत्तर प्रदेश में 2 आए, से ज्यादा विधायक है, वहां पर 2 संख्या आप कल्पना करिए। इसलिए एक बात को लेकर के मैं इतना जरूर कहना चाहता हूं, एक बहुत बेहतरीन शुरुआत हुई है। आदरणीय प्रधानमंत्री नरेंद्र भाई मोदी जी के नेतृत्व में देश बहुत मजबूती के साथ आगे बढ़ रहा है, और जिन प्रदेशों में सरकार बनने की संभावनाओं पर बहुत बड़े प्रश्न चिन्ह खड़े किए थे लोगों ने, उन प्रश्नों का उत्तर हो गया आपके साथ। और इसलिए अगर हिमाचल प्रदेश में भी कोई प्रश्न खड़ा करने की कोशिश कर रहे हैं, उसका उत्तर भी नवंबर के महीने में मिल जाएगा। हिमाचल प्रदेश में भी सरकार हमारी बनेगी और हमारी सरकार बनेगी, और आप सबका उसमें बहुत महत्वपूर्ण योगदान होगा। और उस बात को जरूर, फिर उसके बाद हम इस बात को जरूर भी, इस बात को भी देख लेंगे भाई कि भाई अच्छे वक्त के साथी तो सब है, उस वक्त के साथी कौन थे, ये भी तो देखना पड़ता है थोड़ा। कर्मचारी तो कर्मचारी है। मैं आप सबके बीच में ये कहना चाह रहा हूं, कर्मचारी की एक भूमिका है, एक सीमा में काम करता है, लेकिन जहां सरकार उनके लिए सहयोगी होकर के काम कर रही है, साथी बनकर के काम कर रही है, उनके लिए उपयोगी होकर के काम कर रही है, वहां उनके सहयोग की उम्मीद स्वाभाविक रूप से हमको यही कहना चाहता हूं। बाकी सारी बातें हम आने वाले समय में हम करते रहेंगे। और आज के इस कार्यक्रम में जहां आप लोगों ने कहा कि हम आपको मिलना चाहते हैं, सामूहिक रूप से धन्यवाद करना चाहते हैं, अलग अलग हमारी जो एसोसिएशन है, एसोसिएशन के साथ जो हमारे
जिले के जो आपके पदाधिकारी है, महासंघ के, प्रदेश के हैं, उनका मिलना हुआ है। लेकिन सामूहिक रूप से आज के इस कार्यक्रम में आप सबके दर्शन करने का सौभाग्य प्राप्त हुआ। आप सब लोग धन्यवाद करने के लिए यहाँ पर आए, तो मैं भी आप सबका आभार व्यक्त करता हूँ, आप सबका धन्यवाद करता हूँ। एक दो चीजों को लेकर के यहाँ जो आग्रह थे हमारे सामने, उसका मैं यही जिक्र करना चाहूंगा कि हिमाचल प्रदेश के जो विभिन्न विभागों में 3 जनवरी 2022 से पूर्व कार्यरत कर्मचारी जो 2 वर्ष की नियमित सेवा अवधि पूर्ण करने के उपरांत उच्च वेतनमान के लाभ से वंचित रह गए हैं, उन्हें अन्य कर्मचारियों के समान उच्च वेतन प्रदान करने की मैं घोषणा करता हूं। इसके अतिरिक्त मैं ये भी कहना चाहता हूं, इसके अतिरिक्त विभिन्न विभागों में कार्यरत जो AIG को भी 2 वर्ष का नियमित कार्यकाल पूर्ण करने के उपरांत नियुक्तियों की तर्ज पर उच्च वेतनमान देने की घोषणा। आप सबका बहुत धन्यवाद। और इसके अतिरिक्त जो विभागीय मामले हैं, विभागीय जो मामले हैं उनके समाधान करने के लिए हमने जो कमेटी कॉन्स्टिट्यूट की है, वो कमेटी अपना काम करती रहेगी। और मुझे पूरा भरोसा है, पूरा विश्वास है, हम साथी बनकर के, सहयोगी बनकर के आगे बढ़ेंगे और आने वाले समय में ये उसी प्रकार से मुझे कर्मचारी भाई और बहनों का सबका सहयोग प्राप्त होगा जिस प्रकार से 4 वर्षों में मिला है। और 4 वर्षों के सहयोग के पश्चात मैं ये भी कहना चाहता हूँ आप सबको, निश्चित रूप से जब अगला दौर आएगा और उस दौर के बाद भी अगले 5